नमस्कार। 24 की जंग, बीजेपी ऑन मिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। निकाय चुनाव को फतेह करने के बाद भारतीय जनता पार्टी मिशन 24 पर निकल पड़ी है। 24 की जंग को फतेह करने के लिए बीजेपी बैक टू बैक बैठक कर रही है और बीजेपी के नेता जीत के हुंकार भर रहे हैं। निकाय चुनाव संपन्न होते ही बीजेपी 2024 का लक्ष्य भेदने में जुट गई है। इसके लिए केंद्र में बीजेपी की सरकार को 9 साल पूरा होने के पहले अलग अलग क्षेत्रों में बैठकें और 30 मई से 30 जून तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी। बीजेपी ने जनसंपर्क महाअभियान को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। चौबीस के रण को लेकर बीजेपी की तैयारियों को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता ने संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। मेरे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी। उनसे बात करते हैं कि आज जो ब्रज क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक है उसमें वो यहाँ पर आए हुए हैं और क्या इस बैठक का एजेंडा रहेगा। सर बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज में। आज ब्रज क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक है, क्या एजेंडा है? देश की राजनीति का ये स्वर्णिम युग है। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। 9 वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा के साथ साथ जनता को अवगत कराना कि 9 वर्ष में हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, इस संबंध में वार्ता है। जी, इसके अलावा जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। लोकसभा चुनाव तो जीतना ही जीतना है। लोकसभा की सारी रणनीति भूमिका तैयार होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना है, मुसलमानों का जो वोट है तो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिला है, किस तरह से ये सबका विश्वास जो है बढ़ता ही जा रहा है? ये बिल्कुल सच है। हमारे मुस्लिम सभासद भी जीते हैं और जहां हमने टिकट दिए हैं मुस्लिम सभासदों को, मेंबर्स के, वहाँ मुस्लिम वोट मिला है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश आगे बढ़ेगा। माननीय मोदी जी की कार्यशैली पर मुसलमानों को पूरा भरोसा है। तो ये थे कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह जी, जिनका कहना है कि जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इस बार के जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बरन से सोहम ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से भी इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। सिंह बघेल जी आज ब्रज क्षेत्र की कार्य समिति बैठक में आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं आज की बैठक का एजेंडा क्या रहेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज ब्रज क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक है, क्या एजेंडा है? बड़ा रूटीन वर्क होता है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक, क्षेत्र कार्य समिति की बैठक, जिला कार्य समिति बैठक और मंडल कार्य समिति बैठक। तो जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के निर्णय और प्रोग्राम होते हैं उनको नीचे तक पहुंचाने के लिए होता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी भी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और नगर निगमों के चुनाव के बाद हो रही है और मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में और हमारे संगठन की मेहनत से सभी 17 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो इसका एक अलग चुनाव को लेकर भी जो है इसमें चर्चा की जाएगी। देखिए अभी लोकसभा चुनाव के लगभग 10-11 महीने बाकी हैं, लेकिन जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के रूप में निरंतर कार्य करती रहती है। ठीक है, तो ये थे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जिनका कहना है कि जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर की जाएगी और इस बैठक में निश्चित रूप से कुछ ऐसे निष्कर्ष निकलेंगे जो आगे आने वाले चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। सोहम ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता। चलिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए, आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता चंचल कुमार है। चंचल कुमार जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता ओंकारनाथ सिंह है। ओंकारनाथ सिंह जी आपका स्वागत है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी आपका स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। मिशन 24 का मूड ऑन हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनों के साथ, अपने संगठन के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ
संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक साथ बैठते हैं। कोई चुनाव बीतता है तो उस चुनाव में हमें क्यों जीत मिली और क्यों हार मिली इसकी समीक्षा करते हैं, क्योंकि जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या तो जीतता है या तो कुछ सीखता है। हम क्या इस चुनाव से सीखे, इस पे समीक्षा होती है और अगले जो चुनाव है उसकी तैयारी हम कैसे करें और उसके साथ सरकार की जो भी योजनाएं हैं गरीब जनता तक, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको उसके जो संवैधानिक अधिकार है, उसके जो नागरिक अधिकार है, नागरिक संबंध अधिकार है, उसको कैसे मिले इसकी समीक्षा करते रहते हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उसको बेहतर ढंग से कैसे लागू करें इसकी हम चर्चा करते रहते हैं। क्योंकि इस परिचर्चा में ही हम जनता के बीच में जो जाके अनुभव लेके आते हैं उस अनुभव को भी शेयर करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं और उसके बाद से संगठन और एक विशाल गतिविधि के रूप में कैसे खड़ा हो और आगामी चुनाव को कैसे बेहतर ढंग से जीत कर हम राष्ट्र हित में कार्य कर सके इसकी पुनरावृत्ति हम करते रहे। इसी के साथ बैठक होती है। चूंकि 2024 आने वाले निकट भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठकों के साथ साथ अपने 2024 की तैयारी इस ढंग से कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता के, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजना है अधिक से अधिक उनके पास पहुंचे, जिससे जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर पुनः उसी तरह से बना रहा है जैसे 2014 में बना, 17 में बना, 19 में बना, 22 में बना और आगे 24 में भी बने। इस परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चंचल कुमार जी, 24 की जंग जी और जी विपक्ष में कौन कौन है संग? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज के समय में सबसे जो महत्वपूर्ण है कि देश कैसे बचे, देश की संवैधानिक संस्थाएं कैसे बचे, कैसे लोगों की नौकरियां बचे। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करके, लंबे लंबे वादे करके जनता के बीच में आए थे, वो क्या उन वादों के ऊपर भी चर्चा करना चाहते हैं? आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर करके बोला करते थे 60 महीने, 60 साल बनाम 60 महीने। अब तो 108 महीने हो गए हैं। क्या उन बातों पे कभी चर्चा होती है कि अब तो प्रधानमंत्री इतना समय हो गया? लेकिन आप बताइए देश में क्या हुआ? जो भी वादे करके आए थे, इसे 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, लोगों को बहुत अच्छा लगता था। हमारे सारे नौजवान जो है, जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान थे हमारे, उनको बड़ी खुशी होती थी कि प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी सोच रखते हैं, इतना अच्छा जो है कि कब प्रधानमंत्री बन जाए। पूरे देश की आवाम ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद जो है उन्होंने बताया काला धन। आपको याद होगा 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात हो रही थी। हेलो, जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात हो रही थी, आपको याद होगा। क्या प्रधानमंत्री जी काला धन के ऊपर कभी चर्चा करते हैं क्या? स्विस बैंक में 3 गुना काला धन बढ़ गया। और आपको याद होगा आज के समय में जो बहुत हुई महंगाई की मार, बड़ी बड़ी लच्छेदार पोस्टर लगा करते थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या क्या बातें होती थी। आज गैस के सिलेंडर के दाम, कौन माँ के आंख में आंसू वाला पोस्टर आपको याद होगा जो प्रधानमंत्री जी का नूरानी चेहरा सारे पेट्रोल पंप पे लगा रहता था? और सारे पेट्रोल पंप पे लोगों ने देखा कि भाई प्रधानमंत्री इतना, सारे पेट्रोल पंप से पोस्टर हटाना पड़ा। जनता को पता हो गया डीजल पेट्रोल के दाम इतने महंगे हो गए। इतने ज्यादा अगर आप ध्यान दें कि बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें हुआ करती थी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात होती थी, आज किसानों की लागत दोगुनी हो गई है। अगर आप एक चीज देखें, एक तरफ जो हमारे प्रधानमंत्री 100 स्मार्ट शहर बनाने की बात करते थे, आज स्मार्ट शहरों के क्या हाल है? आदर्श ग्राम तो मत पूछिए, लाल किले की बातचीत से उठा किया उन्होंने। आदर्श ग्राम की क्या हाल है आज के समय में? और हमारे प्रधानमंत्री जयपुर गांव गोद लिए थे, आज उसी वाराणसी के अंदर जिस तरीके से सामान जो महिलाओं को जमीन, जिसे किसानों की जमीन हथियाई जा रही है उद्योगपति साथियों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, पूरी अगर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सारी स्कीम केवल बड़े लोगों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं आज बच्चों के स्कॉलरशिप की क्या हाल है? मैं पूछना चाहता हूं, आपने अगर देखा होगा जो यूनिवर्सिटी की फीस 4-4, 5-5 गुना बढ़ गए, IIT IIM की फीस बढ़ गई। क्या सामान्य आदमी, किसान परिवार का बच्चा जो बेचारा, अगर उसका लड़का अगर IIT निकाल भी लेता है, उनकी फीस कैसे भरेगा? लेकिन इन सब की बातों के ऊपर चर्चा नहीं प्रधानमंत्री करते। पहले लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के निकल लूंगा। वक्त आ गया झोला लेके निकलने का। 2024 में इनको झोला निकाल के जनता निकाल के बाहर कर देगी। और आप देखिए, जो भी मैं कहता हूं, कभी भी अगर मैं कहूँ आप जो एक तरीके से पूरा मीडिया के द्वारा, पूरी व्यवस्था के द्वारा, पूरे सिस्टम के द्वारा ये शो किया जाता है कि सब कुछ पूरे देश में चंगा सी है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या जो अगर चंगा सी है तो जो आप वादे करके आए थे, क्या उन वादों के बारे में कोई चर्चा करते हो आप? अब आपके समय बस केवल राम मंदिर बन रहा है, शमशान रमजान, अजान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान, इसके अलावा क्या डिबेट होती पूरे देश में? आप बताओ। देश में आप अगर देखें हंगर इंडेक्स के मामले में आज हिंदुस्तान किस पाएगा? आप अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खत्म हो गई।
आपने देख, लेकिन एक एक डिपार्टमेंट में नौकरियां खत्म हो रही हैं। अभी प्रवीण तोगड़िया ने अभी कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने देखा होगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को जो एक हिंदू हृदय सम्राट बोले जाते थे प्रवीण तोगड़िया ने, उन्होंने क्या क्या वक्तव्य दिए अभी। संजय कुमार जी आ रहा हूं मैं। ठीक है, ओंकार नाथ सिंह जी, मैदान बड़ा है अब 24 में? जरूर मैदान बड़ा है 24 में, इस पे कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का एक ही एकमात्र उद्देश्य है कि इस सरकार को किसी भी सूरत में बाहर निकालना है, क्योंकि ये सरकार अगर रह गई तो देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा, देश खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा इस सरकार को हर हालत में हटना है। और इसकी शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने वो सारे हथकंडे अपनाए जो आज तक के चुनाव में करते थे। खूब इन्होंने सभाएं की, वो भाषण किया, रोड शो किया 30-40 किलोमीटर का, लेकिन जनता के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए हर समय हर चीज एक ही तरह से नहीं चलती है, समय बदलता है। प्रधानमंत्री ने जितने भी वादे किए थे उसमें एक भी पूरा नहीं किया। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करने के बाद अखबार में जोर शोर से अगर ये निकलवाते हैं 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर प्रधानमंत्री अपने हाथ से देंगे, तो इससे लोगों को हंसी आती है। लोग कहते हैं ये कैसे प्रधानमंत्री हैं, ये 2 करोड़ की बात करके और 9वें साल में 71,000 आदमियों को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। ये सब जनता को मूर्ख बनाने की साजिश है, और ये सब जनता समझ चुकी है हर हालत में। अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं 17 नगर निगम जीत लिए, इसमें कोई दो राय नहीं जी। लेकिन आपको मालूम है कि 544 में कुल 141 सीटें नगर पंचायत में जीते हैं, और 198 में कुल ये 98 सीटें जो हैं ये नगर पालिका परिषद में जीते हैं। मतलब विपक्ष के पास सबसे अधिक सीटें हैं इनमें, चाहे कोई निर्दलीय हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन इनसे ज्यादा सीटें सब लोगों ने जीती। तो इसका सीधा सीधा असर है कि सरकार, जनता ने अपना मन बना लिया है और इनको हर हालत में उखाड़ फेंकेगी। आपकी दिल्ली के अंदर जो भी सरकार आएगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी। जिस किसी की भी सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी को वहां से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार जी, सर क्या कहता है आपका एनालिसिस 2024 के लिए? क्योंकि कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी उत्साहित है और 24 में पूरी तरह से कह रही है कि हम तैयार हैं जीत के लिए और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए। हाँ जी तरुण जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, पराग बोल रहा हूं मैं, आवाज आ रही है आपकी। हाँ पराग जी, देखिए 2024 की तैयारी तो निश्चित तौर पर शुरू हो गई है जी, लेकिन ये तैयारी जो मुझे लगती है कि भाजपा की तरफ से तो 24x7 हमेशा रहती है। ये क्रेडिट भाजपा को जाता है कि वो 24x7 चुनाव की तैयारी में रहती है। विपक्ष के लिए थोड़ा एक सबक भी है ये कि उसकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और जब चुनाव का समय आता है तब थोड़ा सा कमर कसते हैं। ये एक सच्चाई है जिसको स्वीकार करना चाहिए। परंतु क्या भाजपा के स्तर से या सत्ताधारी दल के स्तर से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, ऐसा भी मानना मुझे लगता उचित नहीं होता। अगर कर्नाटक के चुनाव को ही देखें और जिस प्रकार की हार हुई है भाजपा की, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हार है बीजेपी की। 64 सीटें या 66 सीटें मिली हैं और 134-35 सीटें मिली हैं कांग्रेस को। निश्चित तौर पर कांग्रेस को उत्साहित होने की जरूरत है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में स्थिति मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन इस समय नजर आ रहा है। खास तौर से देखिए, चुनाव 2 मुद्दों पे, 2 आधार पे लड़े जाते हैं। एक तो यह कि भावनात्मक मुद्दे और दूसरा तथ्यात्मक मुद्दे। भावनात्मक मुद्दों के आधार पर अगर आप उत्तर प्रदेश देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रकार की गोलबंदी साफ साफ नजर आती है, और विपक्ष बार बार भाजपा के द्वारा बिछाए गए जाल में फंसता है। मुझे लगता है कि जो रियलिस्टिक मुद्दे हैं वह है बेकारी, वह है बेरोजगारी, वह है और तमाम सारे आर्थिक गरीबी, रोजगार, ये तमाम सारे मुद्दे ऐसे, किसान आंदोलन, जिसपे विपक्ष को, इसके अलावा आरक्षण, इसके अलावा जातिगत जनगणना, ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के पास हैं। लेकिन विपक्ष इन मुद्दों को लेकर फील्ड में नहीं आ रहा है, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछ रहा है। मुझे सबसे ज्यादा हैरत इसी बात को लेकर होती है, और खासतौर क्योंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी है,
लेकिन अखिलेश यादव जी केवल ट्विटर पे अपनी बात रखते हैं। देखिए, समय आ गया है कि वो सड़क पे उतरे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतरे, और साथ ही साथ सिर्फ सड़क पर हंगामा करने से काम नहीं होगा। अपने कार्यकर्ताओं को वह उचित ट्रेनिंग दे, उनको बताएं कि ये मुद्दे हैं, बिल्कुल साफ साफ, और जनता के बीच में आए कि देखिए इन मुद्दों के आधार पर हम आपके बीच में आना चाहते हैं और इसके आधार पर आप हमें वोट दें। लेकिन कभी वो परशुराम जयंती में उलझ जाते हैं, तो कभी वो ब्राह्मण सभा करना शुरू कर देते हैं, और कभी वो अंबेडकर स्मारक में कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार के भावनात्मक मुद्दों के आधार पर मुझे नहीं लगता कि अखिलेश बहुत बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की और अंत किया, उसके आधार पर, और चूंकि लोकसभा के चुनाव की बात हो रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दे जाए, कोई बढ़िया काम कर जाए, तो मुझे अचंभा नहीं होगा। सो दिस इज माय फर्स्ट टेक। ठीक है, कृष्णमोहन पांडे जी, आपके पास ही मैं आ रहा हूं। सर, कांग्रेस पार्टी हो देश के अंदर या प्रदेश में, समाजवादी पार्टी चूंकि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, आपको आपके केंद्र की सरकार को लेकर तमाम सारी बातें आपका विपक्ष आपके सामने कहता है। और अब देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र हो या बाकी स्टेट में, जैसे कर्नाटक में अब कांग्रेस पार्टी जीत गई है, राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं, और भी स्टेट है जहां पर चुनाव होने हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा उत्साहित है, वहां पर अपनी मजबूती को लेकर 24 के लिए हुंकार भर रही है। लेकिन चंचल कुमार जी, जो अभी संजय कुमार जी ने कहा कि प्रदेश के अंदर आप लोगों का जनाधार काफी मजबूत है, तो उसको आप क्यों भुनाना नहीं चाहते हैं, और क्यों कुछ इस तरीके के अभियान समाजवादी पार्टी की ओर से, कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर, चूंकि 80 सीटों पर अगर हम अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, तो उसके लिए वो उतरते हैं ग्राउंड पर और अभी से चुनाव की तैयारी में लग पा रहे हैं। चंचल जी। जी देखिए, मैं बताऊं पराग जी, सबसे बड़ी बात हुई है, आप अगर ये सोच रहे हैं समाजवादी पार्टी बैठी हुई है, तो एकदम गलत सोच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, कैडर बेस्ड पार्टी। हमारे पास एक एक मतलब एक एक गली गली मोहल्ले में हमारे पास कार्यकर्ता है। और आपको हम बताएं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाई है, आप देखेंगे जो 80 सीट जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के सपने दिख रहे हैं, 0 हट जाएगा। हम लोग लाके इनको उसी स्थिति में खड़ा करेंगे जो 2004 में 7-8 सीटें 9 सीटें हुआ करती थी उनके पास। दहाई का अंक भी नहीं पार कर पाएंगे, क्योंकि कारण ये है, आप समझिए, आज अगर पूरे देश में, बहुत सी बात की संजय सर ने, पूरे देश में अगर आप देखिए बेकारी का माहौल है, आप सुसाइड कितने बढ़ गए हैं। क्योंकि लखनऊ के अंदर आए दिन घटनाएं हो रही हैं, 2 दिन में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। इंजीनियर जिनकी जॉब चली जा रही, सुसाइड कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा पूरे देश के आंकड़े अगर उठा के आप देखो तो बहुत भयावह स्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इन सब चीजों को ऊपर नहीं करना चाहते। और मैं आपको बताऊं, नौजवान बहुत हतोत्साहित है सर, प्लीज, नौजवान बहुत हतोत्साहित है, क्योंकि उसको रोजगार नहीं है, काम नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री पकौड़ा तलने को रोजगार मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की स्थिति है, डर तो उनको भी है, लेकिन वो कह नहीं सकते। आज बताइए, क्या हमारे जो बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, क्या इनके घर में 400 रुपए सिलेंडर आता है? क्या इनके पास 400 रुपए सिलेंडर आता है? क्या इनके घर में डांट नहीं पड़ती होगी, भाभी डांटनी होगी, बताओ 1200 रुपए सिलेंडर खरीद के आता है घर में, जिस पार्टी में आप नेता बने बैठे हो? इनके घर में आपसे शिकायत आती है, लेकिन दर्द है, कह नहीं सकती, ये मजबूरी इनकी है। कृष्ण भाई जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बताओ, जो 70 सालों में जो है काम नहीं हुआ, वो हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटे मेहनत करके 400 रुपए सिलेंडर 12 घंटे में कर दिए। आज किसान अपने यूरिया को लेकर परेशान है, खाद को लेकर परेशान है, डाई को लेकर परेशान है। आज मुझे बताओ, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें परेशानियां नहीं है? इसी लखनऊ के अंदर मैं बता दूं, 50 बेड का कहीं अस्पताल बनाया हो सरकार ने, 6 साल सरकारों को हो गया है। 50 बेड चैलेंज कर रहा हूं आपको, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कुछ किसी सपा ने इतने बड़े बड़े काम के लोगों को रोजगार दिए, चाहे वो डायल 100 हो, चाहे आपका हाईटेक पुलिस मुख्यालय हो, चाहे शानी अवध हो, सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट हो, चाहे उनका स्टेडियम हो, अमूल का प्लांट हो, पराग का प्लांट हो, एससीएल हो, बड़े बड़े, और उन्होंने शहरों का विस्तार किया। ठीक है, लेकिन चलिए, मैं पार्टी की इनका ट्रिपल इंजन। जी ठीक है, चलिए आप जवाब ले लेते हैं कृष्णमोहन पांडे जी से, उसके बाद में ओंकार सिंह जी आपके पास आ रहे हैं। पराग 10 सेकंड, अब तो बजरंग बली भी इनसे नाराज है। बजरंग बली ने नहीं, दुनिया चले श्री राम के बिना, राम नहीं चले, कह रहे हैं कि गदा मार दिया बजरंग बली ने, एकदम गदा मार दिया है। और अब हनुमान जी ने बेड़ा उठा लिया है कि मोदी मुक्त भारत करना है। चलिए, मोदी जी को हटाना है। चलिए, लगता है कि 2024 में भी हनुमान जी आने वाले हैं चुनाव में। ठीक है, अब हनुमान जी को बीजेपी के लोग लेके आए, हनुमान जी तो नहीं है हमारे। ठीक है, चलिए, कृष्णमोहन पांडे जी, अब किसानों का मुद्दा हो, खिलाड़ियों का मुद्दा हो, तमाम सारे प्रदर्शन हो अलग अलग सेक्टर से के,
विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर अब मुखर हो रहा है सर। 2024 में रणनीति क्या थोड़ी मुश्किल अब बीजेपी के लिए होने जा रही है, क्योंकि कर्नाटक तो आज से गया, आने वाले वक्त में कुछ और स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत बता रही है, वहां के स्थानीय दल कह रहे हैं कि हमारी सरकार यहां बनेगी। अब प्रयाग तो ये मैं थोड़ा सा सुन रहा था अपने मित्र को, चंचल जी को, ये बड़े उत्साहित थे, परंतु उत्साह में ये भूल गए ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जीतती है या तो कुछ सीखती है। हम कर्नाटक बेशक हारे हैं, हम इसमें एकदम इस बात को स्वीकार करें, जनता कर्नाटक का जनादेश जो है वो हमारे सर आंखों पर है और जनता ने जो भी जनादेश दिया उसको स्वीकार करते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रहे कि हमारे वहां पर वोट परसेंटेज में कोई कमी नहीं आई है। इस बार हम लोग 36% वोट पाकर उतना ही हम वोट पाए हैं, मतलब जो कर्नाटक की जनता का जो प्यार और स्नेह पिछली बार था उससे इस बार जगना ज्यादा है। दूसरी बात, इन्होंने बड़े लंबे बात कही कि भारतीय जनता पार्टी नौकरियां खा जा रही है। मैं इनको एक याद दिलाना चाहूंगा, इनको डाटा देना चाहता हूँ। इनकी सरकार में 5 वर्ष की समाजवादी सरकार 12-17 में इन्होंने सरकारी नौकरी जो दी थी 2,68,000। साहब आप नोट कर लीजिए और बेटा बताइएगा, 2,68,000 पांच सरकार में नौकरियां दी। हमने 7.5 लाख सरकारी नौकरियां दी। और जो यदि सरकारी नौकरी चंचल जी रोजगार है, तो मैं कहता हूँ इस देश के अंबानी और अडानी वो बेरोजगार है, क्योंकि नौकरी का मतलब कोई एक प्रोजेक्ट लगाया मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे कि ढेर सारा इन्होंने कार्य किया। साहब आपने इतना ही कार्य किया कि उत्तर प्रदेश में 750 दंगे हुए, आपने इतना ही काम किया भाई, हर सिलेंडर को चलिए ठीक है सर, आप लोगों का थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ क्योंकि समय कम बचा। ओंकार जी के पास जाना है। आपने बीमार ठीक है सर, प्लीज अब थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग, कृष्ण मोहन जी और चंचल कुमार जी। ओंकार सिंह जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या बड़ा असर आपने कर्नाटक में देखा, और आने वाले वक्त में क्या ये यात्रा और ज्यादा असर करने वाली है, या आप जिस तरीके के अभियान आगे चला रहे हैं उनमें और तेजी अब देखी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल इस यात्रा का असर पड़ा है, और मैं आपसे बताऊं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमने जो नगर निगम का चुनाव था इसमें हमारा कोई भी केंद्रीय नेतृत्व चुनाव में नहीं आया था, लेकिन इसके बाद भी हमको जो है नगर निगम के चुनाव में 5.42% वोट मिला है। नगर पालिका परिषद के चुनाव में 1.71 मिला है। नगर पालिका परिषद के सभासद के चुनाव में हमको 2.57% मिला है। नगर पंचायत में 1.07 मिला है, और नगर पंचायत सभासद में 1.35 मिला है। मतलब हम जो 2% वोट हमको मिला था, आज वो बढ़कर 10% हो गया है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम यहाँ पे हमारी स्वीकारता बढ़ी है, एक चीज। दूसरी चीज, 3 नगर निगम ऐसे थे, शाहजहांपुर, झांसी, मुरादाबाद, जहां हम नंबर 2 पे आए थे। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नियमित है। जो राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में सवाल किया प्रधानमंत्री से, जिसको प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, और उसको लेकिन आप इसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं या पॉजिटिव वे में ले रहे हैं? कोई नेतृत्व आपका बड़ा नहीं पहुंचा प्रचार करने और इतना आपका वोट आया, इसलिए अगर आप प्रचार करते तो सर शायद कुछ और कामयाबी मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन चूंकि हमारे सामने एक बड़ा मामला बना हुआ था, जिसकी वजह से जो है हम प्रचार में नहीं आ पाए थे। अब आपको हम एक चीज बताते हैं, देश की जितनी भी नवरत्न कंपनियां हैं, ये सरकार धीरे धीरे सबको खत्म कर रही है। आप LIC को ले लीजिए, पिछले साल की अपेक्षा इस साल 50% उसका व्यापार कम हुआ है। जो आदमी सरकार का, जो भी भारत का नागरिक है, वो सबसे पहले अपनी जो बीमा कराना चाहता है तो LIC से कराना चाहता है। ठीक है, अब आप बताइए, जब LIC की हालत हो जाएगी तो बाकी कंपनियों की क्या हालत होगी? ठीक है सर, इसलिए हम जनता के पास जाएंगे, जनता को इनकी कमियों को बताएंगे और जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब इनको बदलिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। ठीक है सर, आज समय चूंकि इतने इजाजत दे रहा है मुझे, बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। 2024 के लिए बीजेपी तो मिशन मोड में आ ही गई है, बाकी राजनीतिक दल भी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कर्नाटक में जीत के बाद और ज्यादा एक्टिव हो गई है और उत्साहित भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि यहां पर बढ़त बनाने का काम करेगी। फिलहाल देखना होगा और आगे किस तरीके के अभियान अलग अलग दलों की ओर से 24 के चुनाव को लेकर चलाए जाते हैं। नमस्कार।